हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप। माई सेल्फ अरुण गौतम, वेलकम टू अभिजात क्लासेज। काफ़ी दिनों बाद में हम लोग आज मिले हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई कि अपना जो यूट्यूब चैनल है उसने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम जो टॉपिक लास्ट में बात कर रहे थे वाटर अब्जॉर्प्शन की, कि जो पादप हैं वो जल का अवशोषण कैसे करते हैं। तो प्रीवियस जो वीडियो था वो हमारा था कि पादप का कौन सा अंग है जो जल का अवशोषण करता है। तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ी थी, रूट की, जड़ की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। और उसमें भी आप लोगों को मैंने बताया था कि जो रूट हेयर होते हैं, जो मूल रोम होते हैं, वो जल का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। तो पूरी अपन लोगों ने रूट स्ट्रक्चर की बात कर ली थी। अब हम आज बात करेंगे मैकेनिज्म की, क्रियाविधि की, कि पादप जो है वो जल को अवशोषित कैसे करते हैं। मीन कि जड़ों ने तो मृदा जल को अवशोषित कर लिया, लेकिन जड़ों के जाइलम से वो जल जो है वो पादप के वायवीय भागों तक कैसे पहुंचेगा, यानी उनकी लीफ तक कैसे जाएगा, उनके स्टेम तक कैसे जाएगा। तो आज हम लोग इसी मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक आज का वो टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन। या हम कह सकते हैं जल अवशोषण की क्रियाविधि। किसकी क्रियाविधि? जल अवशोषण की क्रियाविधि। क्लियर हुआ? टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं अपन? हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जड़ों ने तो मृदा जल को अवशोषित कर लिया। कहने का तात्पर्य है कि ये जड़ है और ये जड़ के क्या हैं, मूल जो रोम है वो, इन्होंने तो जल को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। लेकिन पादप का ये वाला जो भाग है, वायवीय भाग है, जहां पर ऊपर लीफ पाई जाती है, ब्रांचेस होती है बहुत सारी और स्टेम होता है, यहां तक जल कैसे पहुंचे, तो उसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो पहली बात तो ये कि दो प्रकार की मैकेनिज्म है। एक तो है पैसिव और दूसरी है एक्टिव। नाम से ही पता चल रहा है कि एक तो है निष्क्रिय जल अवशोषण। कैसा अवशोषण है? निष्क्रिय जल अवशोषण। और जो दूसरा है वो है कौन सा? सक्रिय जल अवशोषण। कौन सा अवशोषण है? सक्रिय जल अवशोषण। क्लियर? एक बात हमेशा याद रखना बायोलॉजिकल टर्म में, कि जब भी कहीं सक्रियता की बात आती है, जब भी कभी एक्टिवनेस की बात आती है, तो याद रखना कि उस पादप के किसी भी भाग को किसकी आवश्यकता होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और जो ऊर्जा है वो किस रूप में वो प्राप्त करेंगे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी के रूप में क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। तो अपन जब मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन, इसके बारे में जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले दो साइंटिस्ट आते हैं। सबसे पहले नाम आता है रेनर नामक वैज्ञानिक का। किसका वैज्ञानिक का? रेनर नामक वैज्ञानिक का। एक नंबर का क्वेश्चन आता है ये कि क्रियाविधि किसने बताई थी जल अवशोषण की। तो रेनर पहला ऐसा वैज्ञानिक था जिसने ये दो टर्म बताए थे। कौन कौन से? निष्क्रिय जल अवशोषण और दूसरा कौन सा? सक्रिय जल अवशोषण। रेनर ने जब इन दोनों के बारे में बता दिया तो फिर एक वैज्ञानिक आए थे, क्रेमर। क्या नाम था? क्रेमर। याद रखना इसको भी। क्रेमर ने जल अवशोषण का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था, यानी डीपली अध्ययन करने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? क्रेमर था। क्लियर? बात क्या बता रहा हूं, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने केवल और केवल इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी। याद आप लोगों को? जिसमें हम लोगों ने रूट कैप के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद में मेरिस्टेमेटिक जोन के बारे में पढ़ा था, फिर मैच्योरेशन जोन, सॉरी इलोंगेशन जोन, इलोंगेशन के बाद में मैच्योरेशन जोन, और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था रूट हेयर के बारे में। क्लियर? अब हम ये बात कर रहे हैं कि यहां तक ये जो जाइलम है यहां जल का, सॉरी जड़ का, यहां तक तो जल आ गया, लेकिन ये जल ऊपर कैसे जाए? तो ऊपर वायवीय भागों में जल जाने के लिए दो मैकेनिज्म है। फर्स्ट है पैसिव और सेकंड है कौन सी? एक्टिव। और आज हम लोग इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैसिव के बारे में, कि पैसिव या निष्क्रिय जल अवशोषण क्या है। कौन सा अवशोषण? निष्क्रिय जल अवशोषण क्या है? निष्क्रिय
जल अवशोषण। नाम से तो पता चल गया कि ये सक्रिय नहीं है, यानी इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा कि जितने भी पादप हैं वो पादप कौन सी विधि के द्वारा ज्यादा जल अवशोषित करते हैं। भाई अपन ने कितने नाम बताए हैं, 2 नाम बताए हैं, एक निष्क्रिय और दूसरा कौन सा बताया, सक्रिय। तो याद रखना कि 96 to 98% वाटर अब्जॉर्प्शन जो होता है, जल का जो अवशोषण होता है वो किसके द्वारा होता है, निष्क्रिय के द्वारा होता है। क्लियर। फिर पीछे बचा कितना, ओनली कितने परसेंट, 2%, और वो जो 2% है वो होता है किसके द्वारा, सक्रिय के द्वारा। तो ये जो निष्क्रिय जल अवशोषण है इसकी मैकेनिज्म क्या है इसकी क्रियाविधि। तो हम कहेंगे कि कोई भी पादप है, ये पादप की रूट सिस्टम नीचे की साइड में जो ग्रेविटी की तरफ होता है, और यहां पर ये ब्रांच और ब्रांच पर ये निकली एक क्या, लीफ, पत्ती निकली। हमें पता है कि पादप वाष्पोत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं पादप, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। अब वाष्पोत्सर्जन जब करेंगे तो किसकी हानि होगी, जल की हानि होगी, यानी बाहर क्या निकल जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा। क्लियर। अब जब जल बाहर निकलेगा तो ये जो पत्ती है, लीफ है, इस लीफ की सेल्स में जल की क्या हो जाएगी, कमी। तो एक लॉजिक याद आप लोगों को आया होगा कि जब जल की कमी हो जाएगी तो क्या बढ़ जाएगा, डीपीडी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी, बताया था। क्योंकि यदि किसी शुद्ध जल का प्रेशर यदि अपन देखें, विलायक का देखें, तो वो ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के रूप में ये इसमें शुद्ध विलायक है यानी शुद्ध जल है, इसका प्रेशर ज्यादा है। कैसे, यहां से खोल दो इसको तो जल्दी जल्दी जल कहां निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर। दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं अपन कि ये विलायक है, इस विलायक में अपन लोगों ने विलय मिला दिया। क्या मिला दिया, विलय मिला दिया, यानी अब ये विलियन बन गया। क्या बन गया, विलियन। अब यदि इसको खोलें तो मेरे को ये बताओ कि क्या वही गति रहेगी जल के बहने की, नहीं रहेगी। प्रेशर में क्या आ गई, कमी, दाब में क्या आ गई, कमी। तो शुद्ध विलायक की तुलना में विलियन के अंदर जो दाब की कमी आती है उसे ही हम क्या कहते हैं, डीपीडी कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, विसरण दाब न्यूनता। क्लियर यहां तक, चलो ठीक है। हम कह रहे हैं कि निष्क्रिय जल अवशोषण उन पादपों में होता है जिनमें ट्रांसपीरेशन होता है, यानी जिनमें क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। अब यदि वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन होगा तो प्लांट की जो लीफ की सेल्स है, पत्तियों की कोशिका है, उसमें क्या बढ़ेगी, डीपीडी। डीपीडी बढ़ेगी तो एक तनाव उत्पन्न होगा, ऋणात्मक तनाव। कौन सा तनाव उत्पन्न होगा, ऋणात्मक तनाव। तो सर ऋणात्मक नाम क्यों दे रहे हो, तनाव तो उत्पन्न होगा क्योंकि भाई जल की क्या हो गई, कमी। और जल जो है वो मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है, उपापचय के लिए आवश्यक है, या जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो उसके लिए आवश्यक है। तो जब जल बाहर निकल गया तो क्या उत्पन्न हो गया, तनाव। और तनाव भी कैसा भाई, ऋणात्मक। कैसा तनाव उत्पन्न हुआ, ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि हमें हानि हुई है। किसकी हानि हुई है, जल की हानि हुई है। तो हम कहेंगे कि ट्रांसपीरेशन की वजह से जल की हानि हुई और लीफ की क्या बढ़ गई, डीपीडी। यानी हम ये कह सकते हैं कि लीफ का क्या बढ़ गया, सक्शन प्रेशर, यानी कौन सा दाब बढ़ गया उसका, चूषण दाब। यानी अब यहां विलेय के पदार्थ है, केवल किसके पदार्थ हैं, विलेय के। और इनके अंदर इतनी ताकत आ गई कि अब ये कौन सी क्रिया करें, चूषण की, यानी ये जल को जहां भी मिले वहां से क्या करें, अवशोषित करें। तो मात्र डीपीडी बढ़ने के कारण पत्ती के जाइलम से लेकर और जड़ के जाइलम तक, पत्ती के जाइलम से लेकर और जड़ के जाइलम तक एक स्तंभ तैयार होगा। क्या तैयार होगा, एक पोल तैयार होगा, एक खंबा तैयार होगा। क्या तैयार होगा, एक पोल तैयार होगा। और उस पोल के द्वारा जो जल है वो कहां चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा। यानी यहां पहले जल की मात्रा थी, वाष्पोत्सर्जन के कारण जल कहां निकल गया, बाहर निकल गया। तो यहां की क्या बढ़ गई, डीपीडी। डीपीडी का मतलब एसपी बढ़ा, एसपी बढ़ा तो यहां से लेकर और यहां तक एक तनाव उत्पन्न होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक तनाव या वाष्पोत्सर्जन कर्षण। क्या बोल सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन कर्षण। मतलब समझना इसका कि वाष्पोत्सर्जन हुआ, इसकी वजह से कर्षण हो रहा है। कर्षण का मतलब पुल, खींचने की क्रिया हो रही है, और उसी क्रिया की वजह से जल पत्ती के जाइलम से, लीफ के जाइलम से लेकर और रूट जाइलम तक
जड़ों के जाइलम तक एक स्तंभ तैयार होगा। क्या तैयार होगा? एक स्तंभ तैयार होगा, एक पोल तैयार होगा और जल के अणु धीरे धीरे कहां चढ़ते जाएंगे? ऊपर चढ़ते जाएंगे। वापिस वाष्पोत्सर्जन होगा, वापिस जल बाहर निकलेगा, सेम प्रोसेस वापिस होगी, जल के अणु वापिस कहां चढ़ने लग जाएंगे? ऊपर की साइड में चढ़ने लग जाएंगे। ये निष्क्रिय जल अवशोषण की मैकेनिज्म है। कोई आप लोगों को पूछे कि निष्क्रिय जल अवशोषण किसके द्वारा होता है या किसके कारण होता है, तो हम कहेंगे कि एक टर्म है जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन, और इस वाष्पोत्सर्जन के कारण ही निष्क्रिय जल का अवशोषण होता है। ये जो रूट हेयर के पास जल है, ये रूट हेयर के पास जो जल है ये धीरे धीरे कहां चढ़ जाएगा? ऊपर। बोले ऊपर पहले क्यों नहीं गया? बोले पहले तो ये स्फीति अवस्था में थी, टर्गर अवस्था में थी, क्योंकि यहाँ जल भरपूर था। लेकिन जब जल की हानि हुई तो इसे लगा कि अब तो जरूरी है कि मैं जल को क्या करूं? अवशोषित। तो इस लीफ के जाइलम से, लीफ खुद नहीं करेगी, लीफ के जाइलम से जड़ के जाइलम तक जो वाहिका और वाहिनिकाएं होती है, फिर उस रास्ते से धीरे धीरे जल कहां चढ़ जाएगा? ऊपर चढ़ जाएगा। और ऊपर चढ़ गया तो हम बोलेंगे कि कौन सी क्रिया हुई? जल अवशोषण की क्रिया हुई। कैसे हुई? निष्क्रिय हुई। क्लियर? यहां तक एक बात याद रखना यहां पर कि कितने परसेंट, तो हम लोगों ने पहले बता दिया 96 to 90% जो मैकेनिज्म है निष्क्रिय जल अवशोषण के द्वारा ही होती है। अब नंबर 2 पर जब हमारी बात आती है वो आता है हमारा कौन सा? एक्टिव। अब एक्टिव में क्या होगा? देखो, एक्टिव नाम आते ही पता चलता है कि एक्टिव वो वाला अब्जॉर्प्शन है जिसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एटीपी की। तो नंबर 2 पर है एक्टिव वाटर अब्जॉर्प्शन, सक्रिय जल अवशोषण। पहला दिमाग लगा लेना कि ये उन पादपों में होता है जिनमें वाष्पोत्सर्जन नगण्य होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? नगण्य। नगण्य का मतलब ना के बराबर। तो ऐसी घटना कब होती है? ऐसी घटना होती है रात्रि के समय। किसके समय? रात्रि के समय, क्योंकि रात्रि के समय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी। अब रात्रि के समय जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं हो रही तो जो मूल है, जो जड़ है, उस जड़ में एक धनात्मक दाब उत्पन्न होगा। कौन सा दाब उत्पन्न होगा? धनात्मक दाब उत्पन्न होगा, जिसे हम लोग मूल दाब कहते हैं। कौन सा दाब कहते हैं? मूल दाब, रूट प्रेशर। क्या कहेंगे? रूट प्रेशर कहेंगे, मूल दाब कहेंगे। वापिस से देखना, ये प्लांट का ऊपर का वायवीय भाग है, ये नीचे जड़ है, ये क्या है? रूट हेयर है, ये लीफ है। वाष्पोत्सर्जन हो ही नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा? वाष्पोत्सर्जन हो ही नहीं रहा। तो भाई जड़ के पास क्या है? इसके पास तो जल भरपूर है। अब यहां पर एक प्रेशर उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? प्रेशर। उस प्रेशर को हम कहते हैं मूल दाब। और वो प्रेशर कैसा होगा? धनात्मक। क्यों होगा धनात्मक? क्योंकि यहां तो पहले से मौजूद है जल, फिर भी थोड़ा बहुत जल ऊपर जाने की कोशिश करेगा। थोड़ा बहुत का मतलब केवल कितना परसेंट? 2% जल कहां जाएगा? ऊपर की साइड में जाएगा। तो ऊपर जो जल जा रहा है वो ऊपर जल जा रहा है किसके कारण? मूल दाब के कारण। किसके कारण? मूल दाब। अब अपन ने ये कहा था कि एक्टिव नाम दे रखे हैं। एक्टिव का मतलब सक्रिय। तो हमने कहा था कि यहां आवश्यकता होती है किसकी? एटीपी की। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि एटीपी मिली कहां से? तो ये जो रूट हेयर है यहां पर कुछ श्वसनशील कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं? श्वसनशील कोशिका, जो रेस्पिरेशन का काम करती है। किसका काम करती है? रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में हमें पता है कि क्या प्रोडक्ट बनता है? एटीपी। और एटीपी हमारे लिए क्या काम करती है? ऊर्जा का काम करती है। किसका काम करती है? ऊर्जा का। और उस एटीपी के द्वारा जो जल है वो जल कहां जाएगा? ऊपर। क्लियर है सारी चीजें? 2 अपन लोगों ने क्रिया पढ़ी है, एक तो पढ़ी है एक्टिव और दूसरी पढ़ी है पैसिव। पैसिव के अंदर यदि अपन बात करें तो अधिकांश पादप उसी के द्वारा जल अवशोषण करते हैं। 96 to 98%। मैकेनिज्म क्या है? डीपीडी बढ़ जाती है, यानी क्या बढ़ जाता है? सक्शन प्रेशर। किसकी वजह से? ट्रांसपीरेशन की वजह से। किसकी वजह से? ट्रांसपीरेशन की वजह से, वाष्पोत्सर्जन की वजह से। कैसी स्थिति उत्पन्न होती है? नेगेटिव, ऋणात्मक स्थिति उत्पन्न होती है। कैसी स्थिति उत्पन्न होगी? ऋणात्मक। एक्टिव की बात करें तो एक्टिव केवल और केवल कितने परसेंट होता है? 2% होता है। किसकी आवश्यकता होती है? एटीपी की आवश्यकता होती है। रूट प्रेशर किस प्रकार का होता है? पॉजिटिव प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? पॉजिटिव। तो मैकेनिज्म दोनों पढ़ ली। डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
दोनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वाटर अब्जॉर्प्शन, सक्रिय व निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि का अंतर बताइए। तो आप लोगों को अंतर भी पता होना चाहिए। दोनों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्टिव किसके द्वारा होता है, मूल दाब के द्वारा, पैसिव किसके द्वारा हो रहा था, बीपीडी के द्वारा। किसके द्वारा, बीपीडी बढ़ गई साहब। क्यों बढ़ी बीपीडी, उसका रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखें, एंड तक देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।